गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में, जहां हम लोग आज कुल 40 प्रश्नों का संग्रह यानी कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी, बीपीएससी, टीआरई 1 और टीआरई 2 के महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार सेट किया गया ये सवाल, जो कि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा करेंट अफेयर्स, जीके एंड जीएस सभी प्रश्नों का संग्रह। उसके अलावा आपको इसमें सामान्य विज्ञान, जो कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो भी प्रश्न आप लोगों के पिछले एग्जाम में पूछा गया है, उसी से संग्रह लिया गया है। और पूर्णतः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जो गाइडलाइन आया है जो पाठ्यक्रम का, उसके अकॉर्डिंग आज का 40 प्रश्न तैयार किया गया है। तो पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर अपने नियोजित शिक्षक साथियों को ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। यहाँ आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से सबसे पहले जो घटना हुई है उसका आपको नाम बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला में लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, उसके बाद है संथाल संगठन, संथाल विद्रोह, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध और एक से अधिक। तो इसका सही आपको उत्तर जो है वो है सी, यानी कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है वो आपको सबसे पहले इन तीनों में ऑप्शन में हुआ है। तो इस पर हम टिक लगा देंगे। आपको इसका हम डेट भी बता सकते हैं, क्योंकि इसका जो है 1845 जो है आपको 45-46 कह सकते हैं आप। ये इसमें आपको संथाल प्रथम एंग्लो जो सिख युद्ध है वो हुआ। आपका जो संथाल है वो आपको वो हो गया आपको 1855 में। कितना में? 1855-56 में। उसी तरह लॉर्ड लिटन जो है वो आपको 1877 में हुआ है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हड़प नीति किसने अपनाई थी, यानी कि किसी भी समाज या जो साम्राज्य हासिल करने के लिए किसी भी राज्य को हड़पने की जो नीति है वो किस गवर्नर ने अपनाई थी। हमारे पास ऑप्शन है डलहौजी, डफरिन, लैंसडाउन। तो इसका जो आपको सही उत्तर हो जाएगा वो होगा डलहौजी, क्योंकि जितनी भी हड़पने उपने की जो नीति है वो आपको लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। इनका जो शासन काल है वो 1848 से 1854-55 के आसपास है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 आंदोलन का नाम है, उसका सही जो है मतलब सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस तरह का आपको है। तो हमारे पास सबसे पहले है असहयोग आंदोलन, बी में है चौड़ी चौड़ा कांड, उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो सही उत्तर आपको हो जाएगा, सबसे पहले आपको जो है ए, यानी कि असहयोग आंदोलन। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन आपको 1920 में हुआ था। उसके बाद है आपको कि चौड़ी चौड़ा जो है कांड वो 1922 में हुआ था। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 1922। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपको है वो 1930 में हुआ था। अब आपको क्लियर हो गया हो, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है। तो ए बी डी सी जो भी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। तो आपका करेक्ट उत्तर कौन हो जाएगा, आपको ए बी डी सी। पहला में ए बी सी डी है, ए डी सी बी है, ए सी डी बी है, बी ए सी डी है। तो इसका मतलब इसमें से कोई जो है आपको उत्तर सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो है आपको करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। हमारे पास ऑप्शन है जे बी कृपलानी, बाल गंगाधर तिलक, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपको एडविन सैमुअल
मॉन्टेग्यू ने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पे ऑप्शन है अमेरिका 1913, इंग्लैंड 1917, अमेरिका 1917, उसके बाद फिर इंग्लैंड 1913। तो इसका जो सही उत्तर आपको है वो अमेरिका 1913, यानी कि ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। यानी कि गदर पार्टी की स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1913 को किसके नेतृत्व में, तो लाल हरदयाल ने अमेरिका के सैनिक फ्रांसिस्को शहर में किया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। यानी पृथ्वी की चारों तरफ घूमने वाला जो पहला ग्रह है उसका नाम क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है एक्सप्लोरर, डिस्कवरर, स्पुतनिक या वेनगार्ड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्पुतनिक 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था, तो 4 अक्टूबर 1957 में किसने किया था, तो रूस के द्वारा किया गया था, यानी कि 1957 में रूस ने किया था, रूस ने। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल हमारे पास ऑप्शन है अटकामा है, सहारा मरुस्थल है, उसके बाद है थार मरुस्थल, उसके बाद है गोबी मरुस्थल। तो सबसे बड़ा अगर विश्व में पूछा गया है तो इसका मतलब है कि वो सहारा है। सबसे बड़ा जो आपको है वो सहारा है। इसका क्षेत्रफल आपको लगभग 84 कह सकते हैं, 8,40,000 कह सकते हैं वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद दोस्तों अटकामा जो है वो कहाँ है स्थित है, तो आपको चिली में स्थित है। और उसके बाद जो है आपको थार मरुस्थल कहाँ फैला हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा असम में स्थित नहीं है। यहाँ है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है असम में कौन नहीं है, तो इसमें जो आपको ए नंबर जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है। बाकी आपका जो 2 है बी और सी वो असम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट मौजूद है। जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में कितने मौजूद हैं। ऑप्शन में ए में 4 है, बी में 2, सी में 5 और डी में 3 है। तो भारत में जो है कुल जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट वो है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कि दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हमारे पास मिट्टी का है कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी। तो दक्कन के पहाड़ के जो अधिकांश हिस्से में जो है वो आपको काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है। फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो 2023 का जो है करेंट का क्वेश्चन है आपको कि 2023 का खिताब किसने जीता है। तो आपको जो है ऑप्शन में हमारे पास है कि कर्नाटक, मेघालय, केरल, महाराष्ट्र या एक से उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई में। तो हमारा जो इसका ऑप्शन सही जो ऑप्शन होगा वो है आपको कर्नाटक, यानी कि। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है। तो हमारा इसके बाद ऑप्शन है माइक्रोमैक्स, टाटा समूह या वीडियोकॉन। तो एप्पल ने जो है आईफोन 15 के निर्माण के लिए पहली बार जो भारतीय कंपनी से जो समूह से जो किया है वो आपको टाटा समूह है। कौन सा समूह है, टाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपको बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस देशों ने इंटरनेशनल बिग कैट अलियांस IBCA नामक गठबंधन शुरू किया है। तो आपका जो ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, डेनमार्क या एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर है आपको वो है
भारत, यानी कि ए। बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए जो है आपको इंटरनेशनल बिग बिग कैट अलायंस अलायंस जो है वो कौन देश शुरू किया है, तो वो आपका भारत शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि पपुआ न्यू गिनी, फिजी, कंबोडिया या एक से अधिक। तो आपको जो है इसमें ऑप्शन में आपको जो है पपुआ न्यू गिनी और फिजी, ये दोनों जो है आपको सर्वोच्च सम्मान से भारतीय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान से सम्मानित किया है। तो इसका ऑप्शन ए और बी सही है और बी भी सही है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? 2022 का खिताब जो है फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो विजेता है वो आपको है मैनचेस्टर एफसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, मैनचेस्टर एफसी ने इसको जीता था। किसको हराया है? तो मैनचेस्टर सिटी ने इंटर मिलान को 1-0 से हराया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की है? यानी जीएसआई ने राजस्थान के कौन से जिले में जो लिथियम के भंडार का खोज किया है? तो आपको ऑप्शन जो है उदयपुर, बाड़मेर या नागौर या एक से अधिक। तो आपका इसका जो है सही उत्तर जो है वो है आपको नागौर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं? यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो 73वां स्थापना दिवस हुआ है उसका जो है चीफ गेस्ट कौन देश का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस को किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है बांग्लादेश, सिंगापुर, यूएसए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपको सिंगापुर, यानी कि बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है नाओमी ओसाका, ईगा स्विटेक, पीवी सिंधु, डी में एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है नाओमी ओसाका जो है वो सबसे सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। ये एक टेनिस खिलाड़ी है। कौन सी खिलाड़ी है? ये एक टेनिस खिलाड़ी है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि बिहार में मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? आ गया हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बिहार में मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? ऑप्शन है 1890, 1899, 1900, 1885 या एक से अधिक। तो इसमें जो है मुंडा आदिवासियों ने विद्रोह जो है वो आपको 1899 के आसपास किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। इसका नेतृत्व कौन किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। इसका नेतृत्व आपको बिरसा मुंडा ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा के विजय का श्रेय जाता है? मतलब कि यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है हर्षवर्धन, उसके बाद है राजेंद्र चोल, एक ए और बी दोनों, या डी इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो आपको सही उत्तर होगा वो है बी, यानी कि राजेंद्र चोल को मलाया, सुमात्रा तथा जावा विजय का श्रेय दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है? यहाँ नीचे में शासनकाल के शासक का नाम दिया गया है और उसमें लिखा हुआ है कि इब्न बतूता के पुस्तक रेहला का प्रकाश डाला गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है मुबारक शाह, इल्तुतमिश, उसके बाद है सिकंदर शाह लोदी या एक से अधिक। तो इसका जो है सही उत्तर जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक है। यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ई।
ये कोई भी ऑप्शन आपको नहीं है, सब गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? हमारे पास ऑप्शन है अकबर, उसके बाद है शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, या एक डी में एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर है आपको है वो सी, यानी कि औरंगजेब ने आपको सिख तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, यानी कैसी थी? तंग और मैली, सीधी और चौड़ी, फिसलन वाली, या एक से अधिक। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो गली थी वो सीधी और चौड़ी होती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो एकदम करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यहाँ पे हमारा वंश दिया हुआ है, महात्मा बुद्ध से पूछ रहा है महात्मा बुद्ध जो है वो कौन से वंश से संबंधित थे? तो मौर्य है, कुरु है, शाक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है कि महात्मा बुद्ध जो है वो आपको शाक है ना, शाक वंश से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन सी जो आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन से? ये किताब है मृच्छकटिकम, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है शूद्रक, कालिदास, चाणक्य, या एक से अधिक। इसका जो आपका सही उत्तर है वो है कि मृच्छकटिकम के साहित्यिक के जो लेखक है वो है आपको शूद्रक, यानी कि ए। अगला प्रश्न है कि तख्ते अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्य अभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम लोग इसके उत्तर की ओर। हमारे पास ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको ए, यानी कि पंजाब। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने नियोजित शिक्षक साथियों के पास शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। और सक्षमता परीक्षा हमारा फरवरी के एंड में, यानी तो मार्च के शुरू हफ्ता में होने वाला है, उसके लिए तैयारी आपकी अच्छी हो सके और अच्छे नंबर से पास कर सके। हमारी शुभकामना भी आप सभी नियोजित शिक्षकों को है कि आप अच्छे नंबर से पास करें। हमारा अगला प्रश्न है कि तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? यहाँ है दो नदी का दिया गया है कि इनमें से कौन नदी के बीच तक्षशिला का प्राचीन शहर स्थित है? तो हमारा जो इसका ऑप्शन है रावी और ब्यास, चेनाब और रावी, सिंधु और झेलम। तो तक्षशिला का जो है वो तक्षशिला जो है आपका वो सिंधु, यानी कि सिंधु और झेलम के बीच, दो नदी के बीच स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, जो कि है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल बसाव पाया जाता है? यानी कि सबसे कम बसाव जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या मणिपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है कि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का सबसे विरल बसाव पाया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो न्यूनतम जनसंख्या जो है वो न्यूनतम घनत्व वाला जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपको एक पे है अरुणाचल प्रदेश, दो पे है मिजोरम, तीन पे है सिक्किम, और उसके बाद मणिपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा जो है आपको अभ्रक देने वाला राज्य है? तो वो आपको है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा अभ्रक देने वाला राज्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका जो सही उत्तर है आपको है वो है काली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जलद मरु मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक, यानी कि अलग करता है? तो इनमें से जलुमठ
जो है भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका देश से के मन्नार की खाड़ी से अलग करता है? ऑप्शन है हमारे पास सुंडा जल मरुमध्य, बॉस जलद मरुमध्य, सी में है पाक जल मरुमध्य। इसका सही उत्तर जो है वो आपको है पाक जलद मरुमध्य, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम या एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर है वो है आपको कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किसके तहत? तो अनुच्छेद 40 के तहत। किसके तहत? तो अनुच्छेद 40 में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? राज्यसभा के सदस्य को चुनाव होती है कौन सी विधि है? सूची का नाम है उसमें, तो इसमें है सूची प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली या साधारण बहुमत प्रणाली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपको एकल संक्रमणीय प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह हमारे पास ऑप्शन में है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, उसके बाद है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, उसके बाद है सी इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, और डी में है एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, इसको विघटित नहीं किया जा सकता। और इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? मतलब किसी राज्य देश में किसी कोई अगर नया राज्य बनाना है तो वो कौन सी अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? हमारे पास ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची और तीसरी अनुसूची और छठी अनुसूची। तो इसके लिए जो है आपको प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि 44वें संशोधन में 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? यानी कि 1978 का जो 44वें संशोधन हुआ है उसने किसको प्रभावित किया है? तो हमारा जो है ऑप्शन है ए 301, उसके बाद है 300 ए 299। तो इसने जो प्रभावित किया है वो है आपको 300 ए को प्रभावित किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से है। इसमें ऑप्शन है विद्युत, खनन, विनिर्माण और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो आपको है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इनमें आपको विद्युत, खनन और विनिर्माण तीनों आता है, यानी कि ए, बी और सी। तो इसका जो आपको सही उत्तर हो गया वो हो गया आपको डी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष डैश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था। ऑप्शन है 1990 ईस्वी में, उसके बाद है 1977 ईस्वी में और 1995 ईस्वी में और 1980 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1977 ईस्वी में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्त, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? यहाँ अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार का नाम है, ऑप्शन नंबर हमारे पास है डॉक्टर BR अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, N गोपाल स्वामी अयंगर या एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर है वो है आपको N गोपाल स्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। वो है हमारा कि बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि SLR का फुल फॉर्म आपको पूछ रहा है। तो आपको इसका ऑप्शन है स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेट लिक्विडिटी रेशो, स्टैच्यूअरी लैंडिंग रेट या एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर है वो आपको है स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि ऑप्शन ए। बैंकों के जानकारी से आपको बता दूं कि इसमें जो है IFSC कोड जो सुनते हैं देखते भी होंगे, वो उसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उसके बाद है आपको है ATM ऑटोमोटेड टेलर मशीन। उसके बाद आपको है TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आप लोग नोट करते जाएं। उसके बाद है FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद है IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेक्शन। उसके बाद है PAN यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। इस तरह से बैंकिंग सेक्टर में जो भी तरह का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों, कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने नियोजित शिक्षक साथियों को ज़रूर शेयर करें। और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी साथी हैं उनको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।